जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर पुति ने लुओ फैंग को स्टार सील के लिए हो रही बैटल के अंदर से खींचते हुए अपने पास बुला लिया था, जहां पर फिर वो खुद को फैंग के साथ इंट्रोड्यूस करते हुए उसे स्टार टावर की सारी डिटेल्स बता देते हैं। जो सब जानकर फैंग काफी हैरान हो रहा था, और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी कि स्टार टावर के ओनर बनने में बहुत ज्यादा रिस्क है, फैंग इसके लिए मान जाता है और उसका कल्टीवेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था, जिसके चलते स्टार टावर की एनर्जी से उसका कोर बुरी तरह से डैमेज होना शुरू हो जाता है। लुओ फैंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। देखते ही देखते 2500 ईयर्स गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी ये प्रोसेस कंटिन्यू था। फैंग के पास इसे बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो इसे बर्दाश्त करते साथ साथ बीस्ट गॉड स्टैचू की अंडरस्टैंडिंग को भी कंटिन्यू रखता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि फैंग कितने ज्यादा पेन में है और वो इस पेन को बर्दाश्त करते हुए कहता है, ये दर्द तो डे बाय डे और भी ज्यादा स्ट्रोंगर होता जा रहा है। ऑलमोस्ट ये मेरे बर्दाश्त करने की लिमिट तक पहुंच चुका है। ये कहते साथ ही फिर फैंग को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और वो जोर जोर से चीखने लग गया था। उसकी आंखें, मुंह, पूरी बॉडी से इवन ब्लड निकल रहा होता है। और यहाँ फैंग बहुत ही मुश्किल से अपने आप को अभी भी कल्टीवेशन के प्रोसेस में जारी रखे होता है। उसको इस कदर इतना ज्यादा पेन बर्दाश्त करता हुआ देखकर मास्टर पुति कहते हैं, इसने स्टार टावर के इस ओनरशिप प्रोसेस में पहले कैंडिडेट को सरपास कर दिया है। और तो और ये अपने माइंड को क्लियर करते हुए एसेंस को डायरेक्टली अपने हार्ट के कोर तक पहुंचा रहा है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसकी सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट अनफॉर्चुनेटली जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर सोल होगी, स्टार टावर का मास्टर सिलेक्शन प्रोसेस उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। मास्टर पुति की बात कंप्लीट होते साथ ही हम फैंग को देख पाते हैं, जिससे और भी ज्यादा पेन होने लग गया था और वो कल्टीवेशन में अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहा होता, इसलिए वो कहता है, डैम इट, मुझे शांत होना होगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि फैंग की मेन बॉडी के साथ साथ उसकी बाकी सभी बॉडीज भी डिस्टर्ब हो रही होती हैं। और फिर फैंग खुद को शांत करते हुए कहता है, मुझे बीस्ट गॉड स्टैचू पर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखना चाहिए, चाहे कितना ही ज्यादा पेन क्यों ना हो जाए, मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकता। ये कहने के बाद फिर फैंग अपनी मूशा बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के साथ बीस्ट गॉड स्टैचू की अंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यू रखता है। इसी के साथ सीन कट होकर हमें अर्थ पर फ्लोटिंग सिटी को दिखाया जाता है, जहां हम अर्थ पर मौजूद इस एयर स्पेस के 3 मैनेजमेंट ऑफिसर्स को देखते हैं, जो यहां पर रहने वाले लोगों की सेफ्टी और पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और फिर हमें इनके साथ इंट्रोड्यूस करते हुए बताया जाता है कि इनमें से सबसे पहले का नेम है किंग फैंग चेन, सेकंड का किंग जी ली और थर्ड का किंग हुआंग शी। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये लोग इस फ्लोटिंग सिटी के मैनेजमेंट ऑफिसर्स बनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, इसीलिए ड्रिंक कर रहे थे। इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि किंग जीलिंग अर्थ की सरफेस पर पांव रखते हुए यहाँ पर मौजूद एक पर्सन को अच्छा सबक भी सिखाते हैं, जो कि जरूर फ्लोटिंग सिटी में जाकर कोई ना कोई क्राइम करते हुए यहाँ पर आकर मजे कर रहा होगा। इतने में सीन कट हो जाता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि यूजिन कोइजन के साथ मीटिंग कर रही थी, जहाँ कोइजन यूजिन से कहता है, सिस्टर इन लॉ, आप फिक्र ना करें, मैं रोज फैमिली के साथ कनेक्शंस बना लूंगा। यंगर जनरेशंस की फैमिलीज के बीच में कोई ना कोई बिजनेस प्रॉब्लम्स तो होती ही रहती हैं, हम उनसे इस बारे में बात करके इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। वैसे क्या आपका ब्रदर लुओ फैंग से हाल फिलहाल में कोई न्यूज मिली? कोइजन की इस बात का आंसर करते हुए यूजिन कहती है, उसने जाने से पहले कहा था कि उसे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हैंडल करनी है, इसीलिए वो अपना वर्चुअल यूनिवर्स कनेक्शन कट कर रहा है और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। यहाँ हम यूजिन के चेहरे पर देख ही पाते हैं कि यूजिन लुओ फैंग को कितना ज्यादा मिस कर रही है। इवन उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान भी है कि आखिर फैंग की तरफ से कोई भी आंसर क्यों नहीं आ रहा, या वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। यूजिन के इसी परेशानी भरे चेहरे के साथ ये सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक और मीटिंग का सीन, जहाँ पर यूजिन किसी के आने का इंतजार कर रही थी। इसी के साथ कुछ ही देर में वहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं और फिर वहाँ पर अपीयर होती है एक पुरानी कैरेक्टर, जो यकीनन आप सभी दोस्तों को भी याद होगी, नाइन्थ प्रिंसेस ब्रोलिन। वो बड़े ही एटीट्यूड में वहाँ पर अपीयर होते हुए कहती है, मिसिस लुओ, आपने हमें अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया, आप क्या डिस्कस करना चाहती हैं? और फिर वो आगे बढ़ते हुए टेबल पर बैठते साथ साथ खुद ही बड़बड़ाते हुए कहती है, मैंने जिनलैंड यूनिवर्स कंट्री के रोज फैमिली में शादी की है और अब मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करती हूँ, जो कि फैमिली ट्रेड काउंसिल बिजनेस मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं। अगर आपके पास बिजनेस से रिलेटेड कोई आइडियाज हैं तो आप डायरेक्टली मेरे साथ इस बारे में बात कर सकती हैं। ये कहते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ चेयर पर बैठ जाती हैं, जिससे हमें ये साफ पता चल जाता है कि यूजिन और लुओ फैमिली को लेकर ब्रोलिन के इरादे कुछ अच्छे नहीं है और ये इन्हें बहुत ही हल्के में भी ले रही है। इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि स्टार टावर के अंदर अब लुओ फैंग को कल्टीवेशन करते करते 3200 ईयर्स गुजर चुके हैं और अब उसका पेन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई है। यहाँ हम देख पाते हैं कि फैंग की पूरी बॉडी खून से लथपथ है और इवन उसे खून की उल्टियां हो रही हैं। फैंग खुद को नहीं संभाल पा रहा था, जो देखकर मास्टर पुति उसे कहते हैं, बच्चे, अगर तुम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो रुक जाओ, बस रुक जाओ।
और जब तुम मारे जाओगे तो तब अगर तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें रिवाइव नहीं किया तो मैं टाइम एंड स्पेस को रिवर्स करके तुम्हें रिवाइव कर दूंगा। इस पर फैंग, जो कि अपनी इंड्योरेंस की लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है, वो अभी भी खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगा। और फिर वो एक बार फिर से खुद को संभालते हुए दोबारा से अपनी सोल को काम डाउन करते हुए कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि उसकी सोल बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जो देखकर मास्टर पुती भी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर इसकी कॉन्शियसनेस अचानक से ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई। और फिर फैंग अपनी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हुई बॉडी को दोबारा से सही पोजीशन में लाते हुए कहता है, कंटिन्यू। यहाँ जब वह ऐसा बोल रहा था तो हम फैंग की आंखों में उसके सारे दर्द को देख सकते हैं। इसी के साथ सीन कट होकर हमें देखने को मिलती है यूजिन, जो कि अपने फैमिली मेंबर्स और गार्ड्स के साथ कहीं जा रही होती है और जाते हुए रास्ते में अपने मन में यही सोच रही थी, लुओ फेंग, अब तकरीबन 3000 साल हो चुके हैं, तुम कहाँ चले गए हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। और अब इन पिछले कुछ सालों से रोज फैमिली भी हमारे अगेंस्ट जा रही है, बट फॉर्चुनेटली फैमिली इन्फिल्ट्रेशन प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जब तुम वापस आ जाओगे तो हमारी फैमिली एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यूजिन दिन रात बस लुओ फेंग को ही मिस कर रही होती है। अब सीन कट होकर हमें देखने को मिलता है कि ओगियो बैकर और उनके 2 साथी और मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हुए उन्हें खत्म करने के बाद कहते हैं, हमारे बॉस जरूर इस गुजरे टाइम में बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होंगे, हम भी पीछे नहीं रह सकते, हमें अपनी जी जान लगा देनी है। इतना कहने के बाद वो फिर से ट्रेनिंग में लग जाते हैं। तभी सीन कट होकर हमें दिखाई जाती है लुओ फेंग की टीम, जहाँ वो लोग कुछ कॉर्पीटर्स के साथ फाइट करने के बाद कहते हैं, इस बैटल से मुझे अचानक से मैडमैन की याद आ गई। टीम लीडर की ये बात सुनकर मीनू कहती है, उसने काफी लंबे समय से हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। इस पर दुया फौरन से कहता है, मैडमैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो डेफिनेटली किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकता। उसकी इस बात पर वही कहता है, तो शायद फिर ये हो सकता है कि वो हमें भूल गया हो। इस पर दुया कहता है, इम्पॉसिबल। उसको इस तरह से भड़कते हुए देखकर तो वही भी खामोश हो गया था। इनकी यूं आपस में ये नोकझोंक चली रही होती है कि तभी व्यू कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है हैवी एरो किंग को, जो कि स्पेस में एक मीटेओराइट के ऊपर बैठकर अपने आर्मर के शोल्डर पर बैठा हुआ यूनिवर्स को देखते हुए सिर्फ लुओ फेंग को ही याद कर रहा होता है। और याद करते हुए वो बोल रहा था, मास्टर। और हम यहाँ भी देख पाते हैं कि हैवी एरो किंग सच में कितना ज्यादा उदास है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है हेवनली फॉर्मेशन किंग को, जो कि अपने कुछ साथियों के पास बैठा हुआ उन्हें स्टार टावर में हुई स्टार सील के लिए हो रही बैटल के बारे में बता रहा होता है। यहाँ वो बताता है कि वो बैटल सच में बहुत ही ज्यादा फियर्स थी, मैं लकी था जो मैं बचकर निकल पाया, कमीना। ये बताते हुए बड़ा ही खुश हो रहा था। तभी व्यू कट होकर हमें दिखाई जाती है 9th प्रिंसेस ब्रोलिन, यहाँ वो अपने हस्बैंड के सामने टेबल पर बैठे हुए बड़े ही मजे से वाइन को एंजॉय करते हुए उनसे कहती है, मोस्ट लाइकली अब लुओ फेंग मारा जा चुका है, इसलिए हम अपने ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे और उसकी फैमिली के सारे एसेट्स को हासिल कर लेंगे। यहाँ उसके हस्बैंड भी उसका पूरी तरह से साथ दे रहे होते हैं। इसके बाद फिर सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है इंसेक्ट क्वीन को, जो अपने थ्रोन पर बैठी होती है और उनका एक जासूस उन्हें आकर बताता है, टारगेट नंबर 1 लुओ फेंग 5000 ईयर से अपीयर्स नहीं हुआ, कहा जा सकता है कि वो मारा जा चुका है। क्वीन ये सुनकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। तभी सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड को, जिनके पास मास्टर जेनियान आकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, लुओ फेंग वो। तो सिटी लॉर्ड भी समझ जाते हैं कि मास्टर जेनियान क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो उनको आंसर करते हुए बताते हैं, वो बेबी जिंदा है, मैं उसकी ऑरा को सेंस कर सकता हूँ, वो कंटिन्यूसली स्टार टावर के अंदर आउटर बैटलफील्ड में कल्टीवेशन कर रहा है। यहाँ मास्टर जेनियान के चेहरे से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लुओ फेंग को लेकर कितने ज्यादा परेशान हैं, और हो भी क्यों ना, 5000 साल गुजर चुके हैं और फेंग की कोई भी इंफॉर्मेशन स्टार टावर से बाहर नहीं गई। सिटी लॉर्ड से ये जानकर कि लुओ फेंग अभी भी सही सलामत है, मास्टर जेनियान को काफी राहत मिलती है। इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, हमें दिखाया जाता है स्टार टावर के अंदर का सीन, जहाँ पर लुओ फेंग का पेन अभी भी और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फेंग को इस तरह से स्ट्रगल करता हुआ देखकर मास्टर पुती अपने मन में कहते हैं, अब तो इस बच्चे ने सेकंड कैंडिडेट को भी 1000 ईयर से सरपास कर दिया है, और अब यही तकरीबन स्टार टावर की मास्टर रिकॉग्निशन प्रोसेस की लिमिट है। मास्टर पुती जब अपने मन में ये सोच रहे होते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग की बॉडी के आसपास हर तरफ उसी का ब्लड ही फैला हुआ है और उसकी बॉडी पूरी तरह से कपकपा रही है। और इवन अब इतने लंबे समय तक पेन को बर्दाश्त करते करते फेंग के अंदर से रेड कलर का ऑरा बाहर आ रहा होता है, पर अब उसकी लिमिट भी क्रॉस हो जाती है और फेंग एकदम से फट पड़ता है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड कलर का एविल ऑरा फैलता है, और साथ ही फिर उसका कोर और स्टार टावर की एनर्जी एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हुए एक जोरदार ब्लास्ट करती है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है।
फैंक का इनर वर्ल्ड भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगता है और गोल्डन बीस्ट भी जोर जोर से रोर कर रहा था। फैंक की बॉडी भी बुरी तरह से कोलैप्स करने लग जाती है और उसके सुनने की शक्ति भी तकरीबन खत्म ही हो चुकी थी, पर अभी भी फैंक जोर जोर से चीख रहा होता है और उसने अपने इस प्रोसेस को नहीं रोका था। पर स्टार टावर का मास्टर रिकॉग्निशन प्रोसेस अभी भी पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। फैंक की बॉडी अभी भी बुरी तरह से ब्लीडिंग करती रहती है और ऐसे कल्टीवेशन के ईयर्स कंटिन्यू रहते हैं, जहां आप देखते देखते उसकी बर्दाश्त की हद के साथ 6000 साल बीत चुके थे और ये बीते आखिरी के 1000 साल फैंक की लिमिट, उसकी भी लिमिट से भी कहीं ज्यादा पेन रहा और फैंक बुरी तरह से कपकपाते और थरथराते हुए भी इस पेन को सिर्फ बर्दाश्त ही किए जा रहा था। पता नहीं कैसे वो अपनी बॉडी को अभी भी होल्ड किए होता है। अब तो मानो जैसे वो पागल सा होने लग जाता है। अचानक से उसे यूजिन की आवाज सुनाई पड़ती है, लुओ फैंग, और फिर फैंग यूजिन के ख्यालों में ही खो जाता है, जहां उसे अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आ रहे होते हैं और वो खूबसूरत मेमोरीज जिनके सहारे वो अभी तक टिका हुआ था और इस पेन को बर्दाश्त कर रहा होता है। मास्टर पुती भी लुओ फैंग को इतना ज्यादा बर्दाश्त करता हुआ देखकर कहते हैं, इस एक्सट्रीम सोल पेन की वजह से इस बच्चे की बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है और पिछले 6000 ईयर्स से ये इसे बर्दाश्त कर रहा है। आखिर वैसी कौन सी पावर है जो इसे अभी भी सस्टेन रखी हुई है। यहाँ लुओ फैंग जोर जोर से चीखते और चिल्लाते हुए अभी भी यूजिन और अपने बच्चों के साथ बिताए हुए उन सारे लम्हों को याद कर रहा होता है। पर फिर अब आखिरकार पूरे 6000 साल बीत जाने के बाद अब उसकी भी हिम्मत जवाब देने लग जाती है। फैंग बुरी तरह से टूट चुका होता है और अपने इन आखिरी मूवमेंट्स में अभी भी अपनी आंखों में आंसू लिए बोल रहा था, मैं तुम सभी को बहुत याद कर रहा हूँ, मुझे तुम सभी से मिलना है, मुझे वाकई ही तुम सभी से मिलना है, मैं तुम्हें एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए फैंग बहुत ही ज्यादा शांत और टूटा हुआ बैठा हुआ था, जो देखकर मास्टर पूती कहते हैं, इस बच्चे को इस लाइफ एंड डेथ लेगेसी को पाने के लिए 6000 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं, जबकि इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 10,000 साल है। ये अभी भी बच्चा है, कंटिन्यूसली अपनी सोल की डेप्थ के पेन तक तड़पता हुआ, और अब तो इसकी सोल भी टुकड़ों में टूटना शुरू हो गई है और अब इसे देखकर लगता है कि शायद ये अब और ज्यादा सोच भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि अब इन द एंड ये इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। मास्टर पुती अपने मन में ये सब कुछ सोच रहे होते हैं, जबकि हम देखते हैं लुओ फैंग को, जो कि बुरी तरह से सच में टूटा हुआ है और उसके हाथ और उसकी पूरी बॉडी कांप रही है और फैंग की आंखों से आंसू निकलकर उसी के ब्लड के ऊपर गिर रहे हैं और वो बस यही बोल रहा था, मैं वाकई ही तुम सभी को दोबारा से देखना चाहता हूँ। ये सीन बहुत 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 ही ज्यादा इमोशनल हो चुका है। फैंग की हालत अब बेहद ही खराब है। तभी सीन कट और तरह में दिखाया जाता है यूजिन को, जो कि अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी, कि तभी उसका छोटा सा प्यारा सा एई उसके पास आता है। उसे बताता है, मास्टर, फैमिली हेड की तरफ से हमें एक ईमेल आया है। ये जानकर यूजिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है, ये ईमेल लुओ फैंग की तरफ से है। यूजिन को इतना ज्यादा खुश होता हुआ देखकर उसके साथ मौजूद दो लेडीज कहती हैं, हमने मैडम को इतना ज्यादा खुश काफी लंबे समय से नहीं देखा। इधर यूजिन ये जानते साथ ही फौरन से भागकर अपने रूम में आ जाती हैं ताकि वो देख सके कि इस ईमेल में क्या है। और फिर जैसे ही वो इस ईमेल को ओपन करके पढ़ना शुरू करती है तो उसकी खुशी पल भर में ही गम में बदल गई थी। यूजिन का चेहरा एकदम से उदास हो जाता है। आखिर इस ईमेल में ऐसा क्या है, ये हमें जानने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि मैं कल सुबह मॉर्निंग में ही अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो कमेंट्स करके बताया करो कि आपको कितनी पसंद आती है। ओके।